धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बाद अब मूलभूत अधिकारों में हम 5वें अधिकार पर आते हैं और वह है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। भारत में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनके खान पान, रहन सहन, कपड़े लत्ते, रीति रिवाज, वेशभूषा सब अलग अलग हैं। बड़ी विभिन्नता है। इतना विशाल देश और इतनी विशाल जनसंख्या, इसकी विभिन्नता ही तो इसकी रोचकता है। और विभिन्नता को बनाए रखने का व्यक्ति को पूरा अधिकार है। हमें पूरी स्वतंत्रता है कि हम अपने समाज विशेष के रीति रिवाजों का अनुसरण करें, उसकी वेशभूषा पहने, उसकी भाषा बोलें, उसकी बोली बोलें, खान पान रहन सहन में भी हम अपने समाज विशेष के अनुसार रहने की हमें पूरी स्वतंत्रता है। यही तो भारत की संस्कृति की विशेषता है। अनेकता में एकता, इसी को तो कहते हैं। अलग अलग रीति रिवाज, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, 100-200 किलोमीटर के बाद जो दूसरा क्षेत्र है वहाँ जीवन यापन की शैली आपको अलग मिलेगी। रीति रिवाज, त्योहार, बोली सब बदल जाती है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 29 और 30 में शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार दिए गए हैं। आखिर वे अधिकार क्या हैं? इन्हीं अधिकारों के तहत तो हमारी विभिन्नता इतनी पनप रही है। लोगों की परंपराएं, रीति रिवाज, ऐतिहासिक जो परंपराएं हैं वो यथावत बनी हुई हैं। आखिर वे कौन से अधिकार हैं? तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों के तहत पहला अधिकार है भाषा, लिपि व संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार। भाषा को सुरक्षित रखना, लिपि को सुरक्षित रखना। अनुच्छेद 29(1) भारत राज्य क्षेत्र के नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को जिसकी अपनी भाषा है, अपनी लिपि और संस्कृत है, उसे बनाए रखने का, उसे सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार है। 29(2) राज्य की सहायता से संचालित शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के संबंध में किसी भी नागरिक को धर्म, जाति और वेशभूषा, रहन सहन के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। ये दो प्रावधान इसके तहत किए गए हैं, 29(1) और 29(2). भाषण, लिपि व संस्कृति सुरक्षित रखने के आधार पर। अब दूसरा, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। अल्पसंख्यक किन्हें कहते हैं? एक और बहुसंख्यक और दूसरी ओर अल्पसंख्यक। बहुसंख्यक वे लोग जो किसी एक समाज में, किसी एक देश में सबसे ज़्यादा तादाद में हैं, वे लोग हो गए बहुसंख्यक। और बाकी अन्य मतावलंबी, धर्मावलंबी जो हैं वे सब हो गए अल्पसंख्यक, जिनकी संख्या बहुमत में नहीं है, वे सब हो गए अल्पसंख्यक। क्योंकि इनकी संख्या बहुमत से कम है, क्योंकि ये लोग सबसे बड़े धर्मावलंबियों की तुलना में इनकी संख्या कम है, कई बार ऐसा होता है कि इनमें भय हो जाता है कि कहीं बहुमत इनके ऊपर हावी ना हो जाए, कहीं उनके धर्म को चोट न पहुंचाई जाए, कहीं उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए विवश न किया जाए, कहीं उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों आदि को ठेस न पहुंचाई जाए। इस भय से बचाने के लिए अल्पसंख्यकों को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं और उन अधिकारों के तहत इस भय से उनको हटाने के लिए अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा अनुच्छेद 30(1)
इस पर बड़ा स्पष्ट कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति, अपनी शिक्षण संस्थाएं खोलने और उनके प्रबंध करने का अधिकार होगा। ये जो अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाएं खोलने का और उनके प्रबंध करने का अधिकार है, उसी के तहत आप देखेंगे कि पूरे देश में विभिन्न धर्म मतावलंबियों ने बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस खोले हैं। यद्यपि वो किसी खास धर्म के मतावलंबियों द्वारा खोला गया है, लेकिन वहां पर शिक्षा जो है धर्म आधारित नहीं है। 29(2) के अनुसार राज्य की सहायता से संचालित जो संस्थाएं हैं उसमें प्रवेश के समय किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ 30(1)(a) के अनुसार राज्य या धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। 30(2) की यदि हम बात करें, अनुच्छेद 30(2), तो शिक्षण संस्थाओं में, ऐसी शिक्षण संस्थाओं में जहां राज्य सहायता पहुंचा रही है, आर्थिक सहायता दे रही है, वहां पे धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। किसी भी प्रकार से धर्म को प्रवेश देने या न देने का आधार नहीं बनाया जा सकता। अनुच्छेद 30(1)(a) इसमें अल्पसंख्यक को संपत्ति संबंधी अधिकार दिया गया है, अर्थात अल्पसंख्यक वर्ग की संपत्ति को यदि सरकार लेती है तो उसे मुआवजा देना होगा। उस संपत्ति की एवज में अल्पसंख्यक वर्ग की वह संस्था मुआवजे के अधिकारी है। तो इस प्रकार ये हो गया संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। शिक्षा संबंधी अधिकार के तहत ही आप देखेंगे पूरे देश में बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं धर्म गुरुओं के नाम से, संतों के नाम से और धर्मों से जुड़े हुए महापुरुषों के नाम से हैं। लेकिन इन संस्थाओं में जिनमें सरकार से मदद मिल रही है, उनको चलाने के लिए वहाँ पर किसी खास धर्म का पालन अनुपालन करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। अब हम आते हैं अपने अंतिम मौलिक अधिकार पर। पूर्व में मैंने बताया था 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संशोधन में एक अधिकार ले लिया गया वापस, और वह था संपत्ति का अधिकार। और इस प्रकार कुल 6 अधिकार अब हमारे संविधान में हैं। उसमें 6वां और अंतिम अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अर्थात राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। रेमेडी मैंने बताया इलाज, उपचार। रेमेडी, इस बीमारी की रेमेडी क्या है, इस दिक्कत की रेमेडी क्या है, का इलाज क्या है। तो रेमेडी मतलब इलाज। संवैधानिक उपचार, दवाइयों से नहीं, संवैधानिक तरीके से उपचार, अर्थात न्यायालय जाने का अधिकार, जो संविधान की रक्षा करता है, जो संविधान का सर्वोच्च स्तंभ है। संविधान निर्माता व्यवस्थापिका के बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका के आदेशों से मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार की व्यवस्था करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों से बचने के लिए व्यवस्थापिका के बनाए गए कानून कहीं हमारे अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहे हैं, कार्यपालिका द्वारा आदेशों के परिपालन में कहीं हमारे मौलिक अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा है। इसे देखने के लिए संविधान निर्माताओं ने हमें एक और अधिकार दिया है, और वह है अनुच्छेद 32 एवं 226 में, जिसे हम कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप क्या क्या चीज समझ जाएंगे, किन बातों का आपको ज्ञान होगा। पहला,
भारतीय संविधान कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान करता है, अधिकार क्या हैं और संविधान हमारे कौन कौन से मौलिक अधिकार हमें देता है। दूसरा, इन अधिकारों को सुरक्षित कैसे रखा जाता है, अर्थात ये कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है कि ये अधिकार जो हमें दिए गए हैं उनका किसी प्रकार से कोई हनन ना करे। तीसरा, उन अधिकारों की व्याख्या और सुरक्षा करने में न्यायपालिका की क्या भूमिका रहती है, किस हद तक न्यायपालिका सक्षम है, जिम्मेदार है ये सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे मौलिक अधिकार सुरक्षित रहें, जनता को जो दिए गए हैं वो जनता के लिए बने रहें यथावत। और चौथा, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व जो राज्य के होते हैं इनमें क्या अंतर है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है, ये हम मूलभूत बातें इस अध्याय में सीखेंगे। इस अधिकार के तहत यदि सरकार या कोई व्यक्ति या कोई संस्था हमारे किसी भी अधिकार से हमें वंचित करती है, 5 अधिकार जो हैं उनसे यदि वंचित करती है, तो हम मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की मांग सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय से कर सकते हैं। यही हमारा बहुत बड़ा अधिकार है। इसीलिए हम इस राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के कारण ही, इस अधिकार के कारण ही हम अपने बाकी 5 अधिकारों का आनंद ले रहे हैं। यदि संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक इलाज का अधिकार यदि हमें नहीं रहेगा तो हमारे बाकी अधिकार कोई भी छीन लेगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सरकार जब चाहे तो हमें इन अधिकारों से वंचित कर दे। हमारे ऊपर कार्य करने वाले या शक्तिशाली वर्ग के लोग हमें अपने अधिकारों से वंचित कर दें तो हम कहाँ जाएंगे? न्यायालय। ये न्यायालय जाने का अधिकार ही संवैधानिक इलाज का अधिकार कहलाता है। और इस बात को ख्याल रखना है कि यही अधिकार अन्य अधिकारों के हनन से लोगों को रोकता है। अन्य अधिकारों का कोई हनन ना हो ये सुनिश्चित करता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा का जो दायित्व है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को यदि हम देखें तो सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए भिन्न भिन्न आदेश जारी करने का आदेश है। इसी प्रकार अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालयों को भी मौलिक अधिकार की रक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। 32 में तो सर्वोच्च न्यायालय को अधिकृत किया गया है, लेकिन 226 में उच्च न्यायालय उनको भी इस बात के लिए अधिकृत किया गया है कि वो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करें। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की व्यवस्था की दृष्टि से हम बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि ये अधिकार इतना महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा हम इसे कह सकते हैं। इट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस मे बी द लास्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बट नॉट द लीस्ट, रादर इट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का ये हृदय है, हमारे अधिकारों का ये हृदय है। यदि ये अधिकार हटा दिए जाएं, ये वाला अधिकार हटा दिया जाए तो बाकी जो अधिकार हैं उसके हनन करने में समय नहीं लगेगा, उसके दुरुपयोग में समय नहीं लगेगा। और इस प्रकार अधिकार रहित मानव समाज की कल्पना करना बेमानी है। जैसा मैंने शुरू में कहा है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा हमारे अधिकारों
की रक्षा की जाती है। आखिर कैसे, इसके क्या मायने हैं कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय हमारे अधिकारों की रक्षा करता है? एक तो करता है कि यदि हम पीड़ित हैं, यदि हमको लगता है कि हमारे अधिकार का हनन हो रहा है, तो हम न्यायालय जाकर अपनी बात रखें और न्यायालय फिर उस पर न्याय देता है और सुनिश्चित करता है कि यदि मेरे अधिकार का हनन हो रहा है तो वह ना हो। एक तो ये हो गया। दूसरे कुछ और तरीके हैं जिसके माध्यम से उच्च और सर्वोच्च न्यायालय सुनिश्चित करते हैं कि नागरिकों के मौलिक अधिकार सुरक्षित रहें। 5 प्रकार से। किन प्रकारों से सुरक्षित रखते हैं? इन 5 प्रकारों से वे सुरक्षित रखते हैं। ये 5 प्रकार के आदेश, इसे हम आदेश कहेंगे, ये 5 प्रकार के आदेश ये न्यायालय जारी कर सकते हैं। न्यायालय का काम है न्याय देना, लेकिन न्याय देने के लिए कई बार जरूरी होता है कि वह आदेश भी दे। तो कई स्थितियों में न्यायालय को आदेश देने का अधिकार है, और वे 5 जो बातें हैं वो 5 रिट कहलाते हैं, लेख कहलाते हैं, आदेश कहलाते हैं। रिट, WRIT, रिट। आखिर वे 5 आदेश क्या हैं? तो सबसे पहले हम रिट को थोड़ा सा समझ लें। WRIT, रिट। रिट एक आदेश है, आदेश, ऑर्डर। दूसरी बात, रिट कोर्ट के द्वारा दिया गया आदेश है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो। सो आदेश कोर्ट के द्वारा दिया गया। अब किसके लिए आदेश? ये जो आदेश है जो कोर्ट के द्वारा दिया गया है, वह किसी एक संस्था या किसी एक व्यक्ति को दिया जाता है। किसी एक संस्था या किसी एक व्यक्ति को कोर्ट के द्वारा दिया गया आदेश। और चौथा और अंतिम बिंदु है कि इस आदेश में उस व्यक्ति या संस्था को कुछ करने या कुछ ना करने का आदेश दिया जाता है। आदेश में रहता क्या है? कोर्ट बताता है कि क्या करना है या क्या नहीं करना है, ये उस आदेश में बताता है। दूसरे शब्दों में, रिट इज एन ऑर्डर बाय ए कोर्ट आस्किंग ए पर्सन टू डू और नॉट टू डू समथिंग। कोर्ट के द्वारा दिया गया एक आदेश जिसमें वह व्यक्ति या संस्था को कुछ करने या ना करने का आदेश देता है। विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न तरीके के आदेश हैं जिनको 5 श्रेणियों में बांटा गया है। तो पहला आदेश है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख अर्थात रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो आदेश हैं सारे, ये आदेश सुनिश्चित करते हैं कि हमारे अधिकारों का हनन ना हो, किसी तरह का दुरुपयोग सत्ता के द्वारा ना हो। लैटिन भाषा में ये शब्द है हैबियस कॉर्पस। इसका मतलब है सशरीर सामने रखना, सशरीर सामने पेश करना। अर्थात इस आदेश के तहत न्यायालय को अधिकार है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को अपने सामने शारीरिक रूप से प्रस्तुत करने का आदेश दे। कई बार पुलिस कहती है कि हाँ बंदी वहाँ है, वहाँ रखा गया है। नो, न्यायालय कहता नहीं, उसे सशरीर यहाँ सामने लाया जाए, प्रत्यक्ष रूप से हमें देखने का अधिकार है। यह आदेश, यह लेख उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जब वह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। यदि बंदी बनाए गए व्यक्ति को लगता है कि उसका बंदी बनाया जाना गैर वाजिब है, अवैध है, तब वह कोर्ट से अनुरोध करता है कि मुझे सशरीर अपने सामने उपस्थित करवाने का आदेश पुलिस को दें। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को एक निश्चित समय और एक निश्चित स्थान पर उपस्थित करें, जिससे न्यायालय बंदी बनाए गए व्यक्ति के कारणों पर, बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। बात स्पष्ट हो गई।
जब दोनों पक्षों की बात न्यायालय सुन लेता है तब निर्णय करता है कि बंदीकरण वैध है या अवैध है, और यदि अवैध है तो फौरन मुक्त करने का आदेश देता है, तुरंत मुक्त करने का आदेश देता है। तो अर्थात ये बंदे के अधिकार की रक्षा के लिए है ये हैबियस कॉर्पस। और यदि कोर्ट को मालूम होता है कि किसी व्यक्ति को शंका है कि इसका अवैध रूप से उसे बंदी बनाया गया है, तो कोर्ट पुलिस को आदेश दे सकता है कि इस व्यक्ति को इतने बजे इस तारीख को यहाँ पेश किया जाए। उससे वैधता के कारणों पर जिरह होती है, न्यायालय इस पर विचार करता है और फिर निर्णय देता है, और तुरंत ही मुक्त करने का आदेश भी दे सकता है। इस प्रकार अनुचित और गैर कानूनी रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति को इस आधार पर स्वतंत्रता मिल जाती है। कितना बड़ा अधिकार है ये, हम सबको मालूम होना चाहिए ये अधिकार, क्योंकि हम में से बहुत से लोग ये बात सुने होंगे कि किस प्रकार पुलिस या सत्ता अपनी ताकत का उपयोग करते हुए, अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए गैर कानूनी तरीके से लोगों को गिरफ्तार करके बंदी बनाकर पकड़ के जेल ले जाती है। यदि ऐसा होता है तो हैबियस कॉर्पस के तहत हमें स्वतंत्रता है। दूसरा जो आदेश है, दूसरा ऑर्डर, उसे कहते हैं मैंडेमस, हिंदी में परमादेश। मैंडेमस, MENDAMUS, परमादेश। लैटिन भाषा में इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं। ये लैटिन भाषा के शब्द हैं। जैसे पहले का हैबियस कॉर्पस का अर्थ था सशरीर पेश करना, ऐसे ही मैंडेमस का अर्थ है हम आदेश देते हैं। ये तब जारी किया जाता है जब कोई ये कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है, ये बात तो स्पष्ट है। कब जारी किया जाता है, किसे मैंडेमस कहते हैं? ऐसे आदेश को मैंडेमस कहते हैं जो कोर्ट द्वारा जारी किया गया हो जब कोई सार्वजनिक संस्था या पदाधिकारी अपने कानूनी कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा हो। तो इस प्रकार का आज्ञा पत्र, इस प्रकार का आदेश पत्र देकर उस पदाधिकारी को या संस्था को उसके कर्तव्य पालन का आदेश जारी किया जाता है। कोर्ट आदेश देती है उस संस्था को, कोर्ट आदेश देती है उस अधिकारी को जो अपने कर्तव्यों का पालन ठीक रूप से नहीं कर रहा है, ठीक से पालन करने का आदेश दिया जाता है। अर्थात नियमानुसार कार्य करने का आदेश, कानूनी रूप से कार्य करने का आदेश उसको दिया जाता है, उसे गलत कार्य करने से रोका जाता है। ये कहलाता है मैंडेमस, हिंदी में परमादेश। तो पहले आदेश किन स्थितियों में कोर्ट के द्वारा जारी, दूसरा आदेश किन स्थितियों में कोर्ट के द्वारा जारी। और जो दूसरा आदेश है, उदाहरण के लिए यदि कोई एक कंपनी अपने मजदूर को जो घायल हो गया हो उसको मुआवजा नहीं दे रही है, यद्यपि उसे श्रमिक कानून के अंतर्गत मुआवजे का अधिकार है, तो वो श्रमिक न्यायालय में प्रार्थना पत्र दे सकता है। और ऐसी स्थिति में न्यायालय मैंडेमस के द्वारा कंपनी को मुआवजा देने के लिए आदेश दे सकता है। कोई लंबी कानूनी लड़ाई से नहीं गुजरना पड़ेगा, एक प्रार्थना पत्र दे, संबंधित पक्ष उस प्रार्थना पत्र पर न्यायालय विचार करेगा और यदि वह उचित है तो वह संस्था को आदेश देगा कि इसे तुरंत मुआवजा दिया जाए। ये हो गया परमादेश। तीसरा आदेश, तीसरा ऑर्डर कोर्ट के द्वारा दिए जाने वाला, वो कहलाता है रिट ऑफ प्रोहिबिशन, प्रतिध्वंसक लेख। रिट ऑफ प्रोहिबिशन, प्रतिषेध का अर्थ है मना करना, ये हमको आपको मालूम है। प्रतिषेध करना मतलब मना करना, यानी बात से स्पष्ट है कि कोर्ट किसी व्यक्ति को कुछ करने से मना करता है, ये ऐसा आदेश है, मना करने का आदेश है। मैंडेमस आदेश है जिसमें कोर्ट किसी व्यक्ति या संस्था को कुछ देने के लिए कहता है, कुछ करने के लिए कहता है, यहाँ पर कुछ ना करने के लिए कहता है, उसे कहते हैं रिट ऑफ प्रोहिबिशन।
मना करना। न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा अपने अधीन न्यायालयों या अन्य न्यायाधिकरणों को जारी किया जाता है, उन्हें आदेश दिया जाता है कि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामले की कार्रवाई स्थगित कर दें, अर्थात प्रतिषेध अधिकारियों को गलत काम करने से मना करता है। दूसरे शब्दों में यहाँ पे यह भी स्पष्ट है कि यह आदेश कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को ही दिया जाता है। किस चीज़ से? क्या करने के लिए? कुछ ना करने के लिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोअर कोर्ट जो हैं वे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं। ऐसा होने पर ऊपर के कोर्ट इन्हें आदेश दे सकते हैं कि अपने दायरे में रहें, अपने अधिकार क्षेत्र में रहें, और अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने पर, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने पर ऐसी स्थिति को स्थगित कर दें। ये कहलाता है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। टू प्रोहिबिट मतलब रोकना, उसी से बना प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, मना करना। चौथा रिट है रिट ऑफ सर्शियरी। रिट ऑफ सर्शियरी, उत्प्रेषण। सर्शियरी या उत्प्रेषण मतलब क्या? पूर्णतः सूचित करो, पूरी तरह से हमें बताओ, सूचना दो। उत्प्रेषण का अर्थ है सर्शियरी। यह भी लैटिन भाषा में। उत्प्रेषण जो है वो अधिकतर किसी विवाद को निम्न न्यायालयों से ऊपर के न्यायालय में भेजने के लिए ऊपर के न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। अर्थात सर्शियरी में क्या होता है, कोई सा विवाद नीचे के न्यायालय में चल रहा है। कभी कभी क्या होता है कि नीचे के न्यायालय में किसी बात पर जिरह चल रही है, कोई सा केस वहाँ चल रहा है जिस पर वाद विवाद हो रहा है, लेकिन उच्च न्यायालय की नज़र में किन्हीं कारणों से यह केस उसके पास आना चाहिए। वह चाहता है कि यह केस उनके पास आए, ऊपर के न्यायालय में जाए। तब ऊपर का न्यायालय यानी उच्च न्यायालय नीचे के न्यायालय को या सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को यह आदेश जारी कर सकता है कि किसी इस मुकदमे का पूरा विवरण, पूरा रिकॉर्ड हमें भेजा जाए। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के काम में दखल कर सकता है या उच्च न्यायालय नीचे के काम में दखल कर सकता है और उनसे सारे रिकॉर्ड, सारे विवरण, उनसे उस केस से संबंधित सारी जानकारी अपने पास मंगवा सकता है। यदि उच्च न्यायालय अनुभव करे कि निम्न न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है या कानून की प्रक्रिया का समुचित पालन नहीं किया है, तो भी वह उस मुकदमे को स्वयं सुन सकता है और उसे कुछ निर्देश सहित निम्न न्यायालय को वापस भी भेज सकता है। अर्थात रिट ऑफ सर्शियरी भी न्यायालय से संबंधित है। इसमें उच्च न्यायालय नीचे के न्यायालय के कार्यों में दखल दे सकता है किसी शंका की स्थिति में, किसी गलत संभावना की स्थिति में, और उसमें सुधार करते हुए वह नीचे के न्यायालय को आदेश दे सकता है। ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था आखिर क्यों है? इससे किसको फायदा हो रहा है? आखिर ये व्यवस्था की क्यों गई? इसलिए ताकि जो नागरिक है, नागरिक को यदि महसूस हो रहा है कि न्यायपालिका कुछ ज्यादती कर रही है, तो ऊपर का न्यायालय उस ज्यादती में सुधार कर सकता है, उस ज्यादती को समाप्त करवा सकता है। दूसरे शब्दों में ये व्यवस्था नागरिकों को न्यायपालिका की ज्यादती से मुक्ति दिलाने की व्यवस्था है। न्यायपालिका की ज्यादती से मुक्त दिलाने की व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है। न्यायालय द्वारा खुद ही संज्ञान लेना अपने ही मातहत कार्य करने वाले न्यायालयों का ये एक बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान है।